माही भावुक होकर रो पड़ती है। उसे अपने पापा के लिए बुरा लगता है कि कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है। माही, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तो मम्मी जी हड़बड़ाते हुए तुरंत उससे पूछ पड़ती हैं, तो वह वहाँ से रोते हुए चली जाती है। मम्मी जी परेशान सा माही को जाते हुए देखती रह जाती है। शायद माही जानती है कि उसके जज्बातों की कोई कीमत नहीं है। सौतेले पिताजी को माही पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मगर वह अभी चुप हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। रीना और विनय तो दांत पीस कर रह जाते हैं। रात के खाली सड़क पे विवेक कार चलाते हुए जा रहा है। वह नशे की हालत में दुखी है। उसे माही की याद आ रही है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। जहन में तो माही बसी हुई है, लेकिन वह उससे काफ़ी गुस्सा है। तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है। विवेक घबरा जाता है और मारे घबराहट में वह कार संभाल नहीं पाता है और कार जाकर एक खंभे से टकरा जाती है। कार के सामने का शीशा टूट जाता है। माही बिस्तर पे पड़ी सिसक रही है। उसे बुरा लग रहा है अपने पापा के लिए। कोई उसके समर्थन में नहीं है, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है। जिसका प्यार न पा सकी, फिर भी उसकी खुशियों में कोई उसके लिए उसके पापा को नहीं बुलाना चाहता। विवेक, कम से कम तुमने तो मुझे समझा होता, पर तुम फिक्र मत करो, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दूंगी। मेरे पापा तो वैसे भी महान हैं, जो सिर्फ देना जानते हैं, मांगा तो कभी कुछ नहीं उन्होंने। माही रोते हुए अपने आप से कह रही है। उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही है। उसका दिल उनसे मिलने को कर रहा है, लेकिन वह तो इतनी मजबूर है कि अपने शादी की खबर तक उनको नहीं पहुंचा सकती है। माही आंसू पोंछते हुए मोबाइल उठाती है कि विवेक को कॉल करके उसे बता देगी उसने अपना फैसला बदल दिया है। नहीं बुलाएगी वो अपने पापा को। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। घंटी जा रही है और वो भावुक होकर रो पड़ती है। आप जो कोई भी हैं, इस वक्त आप हॉस्पिटल आ जाइए, पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है। मोबाइल के दूसरी तरफ से एक औरत ने फ़ोन पे कहा तो माही चौंक पड़ती है। क्या क्या विवेक का एक्सीडेंट हुआ है? कहाँ, कब, कैसे? माही घबराते हुए पूछती है। उसकी धड़कन बढ़ने लगती है। आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाइए, अभी मैं कुछ और नहीं बता सकती हूँ। मोबाइल के दूसरे तरफ से औरत ने आगे जवाब देते हुए कहा और फिर फ़ोन बंद कर दिया। माही घबराते हुए हेलो हेलो करती रह जाती है और रोने लगती है। हॉल में पिताजी खाने की टेबल पर बैठे सोचते विचारते हुए भोजन कर रहे हैं। मम्मी जी भी वहीं पर बैठी हैं। उन्हें अपनी बेटी के बर्ताव पर शर्मिंदगी हो रही है। रीना और विनय टेबल छोड़कर खड़े होते हैं। मम्मी जी उन्हें हैरानी से देखते और इशारे से कहती है कि खाना खत्म करो, लेकिन बेटी रीना इशारे से ही जवाब देते हैं कि उनका पेट भर गया है। पिताजी को गुस्से में देखते हुए दोनों चुपचाप जाने लगते हैं। तभी माही रोते हुए हॉल में आती है। वह बहुत घबराई हुई है। मम्मी, मम्मी विवेक का एक्सीडेंट हो गया। मम्मी विवेक हॉस्पिटल में है, मुझे जाना होगा, मैं जा रही हूँ। माही रोते हुए मम्मी से कहती है तो वह घबराते हुए माही की तरफ दौड़ती हैं। कब, कैसे हुआ? हे भगवान! मम्मी जी माही से घबराते हुए उससे पूछती हैं। मम्मी, मुझे नहीं पता, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं जा रही हूँ। तो माही रोते हुए कहती है तो मम्मी उसका हाथ पकड़ लेती है। विवेक को कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत, तुम रोना बंद करो। मम्मी जी माही को बहलाते हुए कहती हैं तो माही रोए जा रही है। चलो मैं भी चलता हूँ हॉस्पिटल, और ये रोना बंद करो, सौतेले पिताजी माही से कहते हैं। तो मम्मी जी परेशान भाव से उनकी तरफ देखने लगती है। माही सिसकते हुए रोए जा रही है। उसे विवेक के लिए फ़िक्र हो रही थी। हॉस्पिटल के बाहर एक एम्बुलेंस हॉर्न बजाते हुए आ रही होती है। एम्बुलेंस के जाने के लिए रास्ता दिया जा रहा है। एक वार्ड के बाहर विवेक के तीनों दोस्त चिंतित भाव से खड़े हुए हैं। वार्ड के अंदर विवेक का इलाज चल रहा है। तभी माही रोते हुए आगे आगे दौड़ते हुए आ रही है। वह घबराई हुई है। पीछे पीछे मम्मी जी घबराई हुई सी आ रही और साथ में सौतेले पिताजी भी थे। विवेक कैसा है अभी? कैसे एक्सीडेंट हुआ उसका? तुम लोग कहाँ थे, बताओ मुझे। माही रोते हुए दोस्त अमन से पूछती है तो बाकी दोस्त उसे गंभीर भाव से देखने लगते हैं। हम भी बस अभी ही आए हैं, डॉक्टर अंदर इलाज कर रहे हैं, पता नहीं कैसा है, हम नहीं जानते हैं। अमन चिंतित भाव से माही से कहता है तो वह और रो पड़ती है। माही बेटा ऐसे नहीं रोते हैं, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा उसे। सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी ही गलती है। न पापा को बुलाने की बात कहती और न ही वह मुझसे नाराज़ होता और न ही ये सब होता। मम्मी मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, माही रोते हुए कहती है और फिर मम्मी के गले लगते हुए रोने लगती है।
मम्मी उसे सहला रही हैं। उनकी आंख भरी हुई है। तुम शांत हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा विवेक को, भगवान पे भरोसा रखो। डॉक्टर साहब, विवेक कैसा है? ठीक तो है ना वो? पिताजी हड़बड़ाते हुए उससे पूछते हैं। माही रोते हुए डॉक्टर को देखती है, जैसे वो इस वक्त उसके लिए किसी भगवान से कम ना हो। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई ज़्यादा चोट नहीं आई है। आप मिल सकते हैं पेशेंट से, अब वह ठीक है। डॉक्टर सहजता से जवाब में कहते हैं और आगे चले जाते हैं। मम्मी जी चैन की सांस लेती हैं और ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करती हैं। माही वार्ड की तरफ रोते हुए जाने लगती है, जैसे उसने ठान लिया हो कि अब वह अपनी जिद छोड़ देगी और अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी मांग लेगी। कहीं कुछ पाने की जगह कुछ खोना न पड़ जाए। विवेक बेड पे सामान भाव से लेटा हुआ है। उसके माथे पे पट्टी बंधी हुई थी। माही उसके बगल में बैठी हुई नज़रें झुकाए है। विवेक का हाथ पकड़े हुए सिसक रही थी, जैसे उसे अपने किए पे पछतावा हो रहा हो। तीनों दोस्त, मम्मी जी और पिताजी सामने सब खड़े विवेक को देख रहे हैं। मैं अब ठीक हूँ, आप लोग घर चले जाइए, चिंता की कोई बात नहीं है। बेड पे लेटा हुआ विवेक मम्मी जी और पिताजी की तरफ देखते हुए कहता है, पर बेटा तुम अकेले कैसे रहोगे, हम रुकते हैं ना। मम्मी जी चिंतित होते हुए उससे कहती है, तो वह परेशान होते हुए ना में सर हिला देता है। नहीं आंटी, कोई बात नहीं है, हम हैं ना, आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम विवेक का अच्छे से ख्याल रखेंगे और वैसे भी ये हमारे साथ ज़्यादा कंफर्ट महसूस करेगा। दोस्त तरुण चहकते हुए बोल पड़ता है, तो बाकी दोस्त मुस्कुरा देते हैं। विवेक मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखने लगता है, तो वह उसे आंख मारता है। ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। मम्मी आप दोनों चले जाइए, मैं यहीं रुकूंगी। माही उससे नज़रें चुराते हुए कहती है, तो विवेक उसे हैरानी से देखने लगता है। पर माही, विवेक के दोस्त लोग तो हैं ना, कल तो उसे छुट्टी मिल ही जाएगी। मम्मी जी आगे माही से कहती हैं, तो वह कोई जवाब नहीं देती है। हाँ माही, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम तुम्हारे विवेक का पूरा ख्याल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, गारंटी। तरुण भाई, तो दोस्त तरुण चहकते हुए आगे बोल पड़ता है, तो बाकी दोस्त हंस पड़ते हैं। मम्मी जी भी मुस्कुरा देती हैं। नहीं, तुम लोग भी चले जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ। माही नज़रें झुकाए हुए कहती है, तो मम्मी जी पिताजी की तरफ हैरानी से देखती हैं। पिताजी पलक झपकाते हुए इशारा देते हैं कि रुकने दो उसे। विवेक अजीब नज़रों से माही को देख रहा है, जैसे उसे पढ़ना चाह रहा हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो तुम रुको, हम चलते हैं, और हाँ कोई दिक्कत होती है तो हमें बताओ। मम्मी जी चली कहती हैं और वो फिर विवेक की तरफ देखकर मुस्कुरा देती हैं। जवाब में विवेक भी मुस्कुरा देता है। फिर मम्मी जी और पिताजी दोनों जाने लगते हैं। माही चुपचाप नज़रें झुकाए हुए बैठी है। तीनों दोस्त विवेक को माही के साथ चुपचाप देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जैसे वो प्लान बना रहे हों कि इन दोनों की नाराज़गी कैसे तोड़ी जाए। अच्छा विवेक, तो हम भी चलते हैं, तेरी होने वाली पत्नी तो अभी से दोस्तों को निकाल रही है, शादी के बाद क्या होगा पता नहीं। तरुण फिर से मजाक करते हुए बोल पड़ता है, तो बाकी दोस्तों की हंसी आ जाती है। विवेक उन्हें गुस्से से घूरता है। अच्छा ठीक है, चलते हैं हम, कबाब में हड्डी नहीं बनेंगी, तो मज़े कर और एक दूसरे को सॉरी वॉरी भी दे देना। राहुल मजाक करते हुए कहता है। फिर तीनों दोस्त आपस में ठहाके मारते हुए वार्ड से बाहर आ जाने लगते हैं। विवेक भी मुस्कुरा देता है, जबकि माही चुपचाप नज़रें झुकाए हुए बैठी है, जैसे वह विवेक के एक्सीडेंट की वजह अपने आप को दोषी मान रही है। हॉस्पिटल के बाहर मम्मी जी कार में बैठते हुए चैन की सांस लेती हैं। पिताजी कार स्टार्ट करते हैं। चलो, एक सिर दर्द तो कम हुआ, आखिरकार माही ने अपनी जिद छोड़ ही दी, नहीं तो पता नहीं क्या बवाल होता। मम्मी अपने पति रमेश से कहती हैं, तो वे कार चलाते हुए मुस्कुरा देते हैं। हाँ, ये तो अच्छा ही हुआ, नहीं तो माही की जिद के सामने हमें कितनी बेइज्जती सहना पड़ता। कार चलाते हुए रमेश अपनी पत्नी से कहते हैं, तो वो मुस्कुरा देती है। कितनी जिद्दी लड़की है, एक बार जो ठान लेती है तो उसे करके ही रहती है। ममता जी बेपरवाह से कहती हैं, जैसे उन्हें वाकई में माही की भावनाओं की कोई फिक्र न हो। रमेश कार चला रहे होते हैं। बस किसी तरह से उसकी शादी हो जाए, ऊपर वाले से इतनी ही विनती है। ममता जी आगे कुछ सोचते हुए कहती हैं, जैसे उन्हें माही की शादी की बहुत फिक्र हो रही हो। ममता तुम फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। माही मेरी भी बेटी है,
हम मिलकर सब संभाल लेंगे। रमेश कार चलाते हुए ममता को चिंतित देखकर कहते हैं तो ममता जी चैन की सांस लेती हैं, जैसे उन्हें बेटी माही की शादी को लेकर बहुत चिंता हो रही हो। वार्ड के बाहर विवेक के तीनों दोस्त गपशप कर रहे हैं। एक नर्स उनके सामने से गुजरती है जो काफ़ी सुंदर है और किसी मॉडल से कम नहीं लग रही है। तरुण आंखें फाड़ कर उसे देख रहा है। भाई एक काम करते हैं, विवेक को वो लेकर देते हैं, देखना दोनों का मूड अपने आप कैसे ठीक हो जाता है। तरुण मजाक करते हुए कहता है तो दोनों दोस्त अमन राहुल उसे हैरानी से देखते हैं। अबे तू साफ साफ बोलना, ये वो क्या कह रहा है? राहुल डपटते हुए तरुण से कहता है, अबे तुम लोगों का ढक्कन ढीला है तो मैं क्या करूं? मैं तो कह रहा हूं कि विवेक को सेफ्टी गिफ्ट करते हैं, आज रात दोनों की सुहागरात बना ही देते हैं। तरुण मजाकिया भाव से कहता है तो अमन आश्चर्य से अपना माथा चढ़ा लेता है। साले तू कभी सुधरने वाला नहीं है, कैसी बातें कर रहा है? एक तो पहले से दोनों के बीच अनबन है और तेरे दिमाग में कचरा भरा हुआ है। अमन डपटते हुए उसे कहता है तो तरुण उसे गुस्से से देखता है, पर राहुल कुछ सोचने लगता है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, राहुल अपनी बात रखते हुए कहता है तो अमन उसे आश्चर्य से देखता है, तो क्या तेरा भी हिला हुआ है? अमन आश्चर्य से पूछता है तो तरुण और राहुल दोनों एक साथ कहते हैं, दोनों को मिलाने का इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। तो अमन उन्हें हैरत से देखता है, जैसे उसे उन दोनों का सा बेवकूफ़ न देखा हो। दोनों अमन का मुंह देखकर हंस पड़ते हैं। हॉस्पिटल के वार्ड में विवेक बेड पर लेटा हुआ पानी पी रहा है। माही अपने हाथों से उसे पानी पिला रही है। थैंक्स, विवेक पानी पीने के बाद उससे कहता है, तो वो जवाब में मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ठीक से नहीं हो पाता। तुम भी थोड़ा आराम कर लो, मैं ठीक हूँ, विवेक उसे परेशान देखकर कहता है। नहीं, मैं ठीक हूँ, वैसे भी अभी तो नींद आनी नहीं है, माही जवाब में कहते हुए विवेक के बगल पर रखी बेंच पे बैठ जाती है। तो विवेक को हंसी आ जाती है किसी बात को सोचकर। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? जैसे उसे लगता है कि विवेक उस पर हंस रहा हो। नहीं, कुछ नहीं, विवेक मुस्कुराते हुए जवाब में कहता है, मगर वह अभी भी अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा है, जो कि माही को अजीब लगता है। विवेक क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हंसे जा रहे हो? माही फिर आगे आश्चर्य से पूछती है। कहा ना कुछ नहीं, वो बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई तो हंसी आ गई। विवेक फिर अपनी हंसी को रोकते हुए माही से कहता है तो वह भी मुस्कुरा देती है। कौन सी बात है विवेक जो तुम इतना हंसे जा रहे हो? माही इच्छुक होते हुए पूछती है तो वह कुछ सोचते हुए मुस्कुरा देता है। माही, तुम्हें याद है ना, जब एक बार हम पिकनिक पे गए थे, तुम्हें जंगल में किसी झाड़ की खरोच लग गई थी और तुम रो रो कर कह रही थी कि मुझे सांप ने काटा है, सांप ने काटा, मैं मरने वाली हूँ, मुझे बचा लो। विवेक सोचते हुए इससे कहता है तो माही शर्म से अपना चेहरा छिपाने लगती है। ओह विवेक, बस करो, तुम जानते हो ना मैं उस पिकनिक को भूल जाना चाहती हूँ, मुझे आज भी उस बचकानी हरकत पे शर्म आती है। माही अपने हाथ से चेहरा छुपाए हुए कहती है। वह शर्मा रही होती है। विवेक को मज़ा आ रहा होता है। माही, यार छोड़ो भी ना, उस बात को किए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं और फ़र्क भी क्या पड़ता है, तुम नौटंकी ही तो करती हो। विवेक मजाक करते हुए उसे कहता है तो माही को शर्म आ जाती है। वह अभी भी हंस रहा होता है। विवेक, बस भी करो, नहीं तो फिर से मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी, माही रोने जैसा मुंह बनाते हुए कहती है। तो विवेक अचानक से चुप हो जाता है, जैसे वह भूल गया हो कि अभी तो वह माही से नाराज़ है। मेरा मतलब वो नहीं था विवेक। माही विवेक को चुप होता देख तुरंत चिंतित होते हुए बोल पड़ती है। कोई बात नहीं माही, मैं तो मजाक कर रहा था। माही उसे गंभीर भाव से देख रही थी, जैसे उससे कुछ कहना चाहती हो। विवेक, मुझे तुमसे कुछ कहना है, माही संकोच करते हुए उससे पूछती है तो वह उससे मुस्कुराते हुए देखने लगता है। विवेक, हमारी शादी पे पापा नहीं आएंगे, मैंने उन्हें नहीं बुलाने का फैसला किया है। मैं नहीं चाहती कि मेरे जिद की वजह से हमारे रिश्ते पे कोई प्रभाव पड़े, माही विवेक से कहती है, जबकि उसकी आंख कुछ और ही कह रही होती है, जिसे विवेक ध्यान से देख रहा होता है। उसे आश्चर्य होता है कि माही ने इतना जल्दी अपना फैसला बदल कैसे लिया। अब तुम्हें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न ही किसी और को कोई दिक्कत होगी, माही कहती है तो मगर उसकी आंख से कुछ और ही छलक रहा होता है। विवेक उसे आश्चर्य से देख रहा होता है। इससे पहले कि माही के आंखों से आंसू बह चलते वह उठ खड़ी होती है।
विवेक, मैं अभी टॉयलेट से आती हूँ। माही अपने आंसुओं को छुपाते हुए उससे कहती है और फिर जल्दी से बाहर की तरफ चली जाती है। विवेक को कुछ समझ में नहीं आता है कि माही क्या कह रही है। उसे माही के लिए फ़िक्र होती है, मगर वह अभी उससे कुछ नहीं कह सकता था। एक तो बड़े मुश्किलों से अपने घर वालों को शादी के लिए राज़ी किया है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। वार्ड के बाहर तीनों दोस्त हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी वार्ड के बाहर आंसू पोंछते हुए माही आती है। तीनों दोस्त शांत हो जाते हैं और माही को देखने लगते हैं। वह बिना उनकी तरफ देखे आगे बढ़ जाती है। तीनों दोस्त को अजीब लगता है कि माही रोते हुए क्यों वार्ड से बाहर आई। कहीं फिर तो दोनों में झगड़ा नहीं हो गया। वॉशरूम में जाकर माही फूट फूट कर रोती है। आखिर उसने अपने पापा को नहीं बुलाने का फैसला किया है। सबकी खुशी की खातिर उसने अपनी खुशी कुर्बान कर दी। एक पिता को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने तक का अधिकार नहीं है। कैसी है ये दुनिया और कितने अजीब लोग हैं। माही रोते हुए अपने आप से कहती है, पापा मुझे माफ़ कर देना, पापा मुझे माफ़ कर देना। मैं आपको अपनी शादी में नहीं बुला सकती, आपको मेरा कन्यादान करने का अधिकार भी नहीं दे सकती। मुझे माफ़ कर देना पापा। माही वॉशरूम में रोते हुए अपने आप से कहती है। उसे बहुत दुख हो रहा है, मगर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। उसे अपनी खुशियों से समझौता करना पड़ेगा। सुबह की किरण बिखेरते हुए फैल रही है। सड़क पर कुछ बुजुर्ग आपस में बातें करते हुए टहल रहे हैं। हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं। वार्ड में चहल पहल की आवाज़ से विवेक की आंख खुलती है। बगल में माही गहरी नींद में सो रही होती है। वह माही को देखकर मुस्कुरा देता है। माही किसी बच्चे की तरह मुंह खोले हुए सो रही है। विवेक प्यार से उसके गाल पे हाथ फेरता है तो माही मुंह बना लेती है। विवेक को हंसी आ जाती है। माही को चादर ओढ़ाता है और बेड से उतर जाता है। फिर वह खिड़की खोलता है तो ठंडी ताज़ी हवा उसे अपने आगोश में समेट लेती है। उसे अच्छा महसूस होता है। सामने की छत पर चिड़िया चहक रही हैं। एक अलग ही अनुभव का एहसास होता है। इससे पहले माही उसे रोज़ अपनी दिनचर्या के बारे में बताती थी, लेकिन तब उसने कभी गौर नहीं किया था और न ही माही को ध्यान से सुना था। पर आज जब उसने स्वयं सुबह की प्राकृतिक सुंदरता को महसूस किया तो उसे भी यकीन हो गया कि सुबह उठना कितना अद्भुत एहसास होता है। तभी माही की आँख खुल जाती है तो वह हड़बड़ा के उठ जाती है। विवेक उसे मुस्कुराते हुए कहता है, देख रहा है, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? कितनी सुबह हो गई है। माही आँख मीचते हुए उससे कहती है, जैसे वह जल्दबाजी में हो। कोई बात नहीं माही, आज तुम्हारी जगह मैंने सुबह की ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठा लिया है। वाकई में मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे सब कितना सुंदर हो। विवेक खुशमिजाज भाव से कहता है तो वह मुस्कुरा देती है। अब पता चला कि मैं सुबह जल्दी क्यों उठती हूँ? माही जवाब में इतराते हुए कहती है तो विवेक मुस्कुरा देता है। हाँ बाबा, तुम सही, मैं गलत था। पर देखना, शादी के बाद मुझे भी तुम्हारे साथ उठने की आदत पड़ जाएगी। फिर दोनों साथ मिलकर सुबह का लुत्फ़ उठाया करेंगे। विवेक मुस्कुराते हुए माही से कहता है तो माही भी जवाब में मुस्कुरा देती है। देखते हैं तुम कितना बदलते हो। फिलहाल मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ, जब तक तुम रेडी हो जाओ, ठीक है? माही विवेक से कहती है। फिर वो वार्ड से बाहर जाने लगती है तो विवेक जो माही लेते हुए अंगड़ाई लेता है। वार्ड के बाहर तीनों दोस्त एक दूसरे के ऊपर पैर लादे पड़े हुए मज़े से सो रहे हैं, जिसे देख माही मुस्कुरा देती है। फिर वह आगे बढ़ जाती है। राहुल की आंख खुलती है तो देखता है कि अमन का पैर उसके मुंह के ऊपर रखा है। वह तुरंत झटक देता है तो अमन की भी आंख खुल जाती है। राहुल अजीब सा मुंह बना लेता है कि जिसे वह रात भर लड़की का गाल समझ के चूम रहा था, असल में तो वो इस कुत्ते का पैर था। राहुल ओकने लगता है। फिर वह गुस्से बैठे हुए अमन को एक लात मारता है, मगर वह तब भी नहीं उठता है। मगर तरुण तो अमन की बाहों में समेट लेता है, जिसे देख राहुल को अजीब लगता है। इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए, राहुल तुरंत दोनों को एक एक लात मारता है। तब जाकर दोनों हड़बड़ाते हुए उठते हैं। सड़क पर ट्रैफिक लगा हुआ था। एक बच्चा भीख मांग रहा है। तभी पीछे से राहुल कार चलाते हुए आता है। वह अभी गुस्से में दिख रहा है, जबकि बगल में बैठे अमन और तरुण अपने हंसी को दबाए हुए मुस्कुरा रहे हैं। कार के पीछे विवेक माही बैठे हुए हैं। धत तेरी की, ये ट्रैफिक भी ना जब देखो तभी दिमाग की माँ बहन करने में लगा रहता है। राहुल कार के हैंडल को धक्का मारते हुए गुस्से से कहता है
तो बगल में बैठा तरुण उसे हैरत से देखता है। अबे तू क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? ट्रैफिक में तो खड़ा है, कहीं धूप में थोड़ी ना खेत काट रहा है जो मरा जा रहा है। तो तरुण तंज कसते हुए उससे कहता है तो बाकी सब हंसने लगते हैं। अगर तूने एक और भी शब्द बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, राहुल गुस्से से तरुण से कहता है। तो वह हंस पड़ता है। साथ ही विवेक और माही भी हंस रहे होते हैं। तू और मेरा मुंह तोड़ेगा? चल हवा आने दे, थोड़ा और खाकर आ, फिर सीना दिखाना मुझे 1.5 फिटिया। तरुण भी अकड़ते हुए जवाब में उससे कहता है। तो वह और गुस्सा हो जाता है। तुम दोनों बाहर जाकर युद्ध कर लो, लेकिन मेरा सर मत खाओ, समझे? अमन चिड़चिड़ाते हुए बोल पड़ता है। विवेक माही मुस्कुरा देते हैं, मगर राहुल गुस्से से दोनों को घूरे जा रहा है, जैसे वह उसे जिंदा खा जाएगा। अरे बस भी करो तुम सब, नहीं तो बीच सड़क पे सभी को उतार दूंगा, समझ गए? हमेशा छोटे बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते रहते हो। विवेक डपटते हुए दोनों से कहता है। तो तीनों मुंह फुलाए हुए चुप से हो जाते हैं। माही मुस्कुराते हुए देखती है। तभी ट्रैफिक खुल जाता है। राहुल मुंह फुलाए हुए कार आगे बढ़ाता है। घर में माही के सौतेले पिताजी रमेश सोफे पर बैठे शादी के बजट का हिसाब किताब कर रहे हैं, जैसे बहुत परेशान हो। तभी उनकी पत्नी जी चाय की ट्रे लेकर आती हैं। रमेश उनकी तरफ एक नज़र व्यस्तता भरे भाव से देखते हैं और फिर हिसाब किताब करने लगते हैं। ममता जी को संदेह होता है कि वे परेशान हैं। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ममता जी चाय की ट्रे टेबल पर रखते हुए कहती हैं। तो रमेश माथा चढ़ाए हुए चाय की कप उठा लेते हैं। ममता जी रमेश के बगल में बैठ जाती हैं। शादी का बजट देख रहा हूँ, समझ में नहीं आता है कि कैसे मैनेज करूं। टोटल 10 लाख रुपए हो रहे हैं और अपने पास 7 लाख तक का ही बजट है। रमेश जी चाय की चुस्की लेते हुए चिंतित भाव से कहते हैं। तो ममता जी के चेहरे के भाव भी बदलने लगते हैं। आप फिक्र मत करिए, जितना बन सकेगा उतना ही करेंगे ना, आखिर हमारी तो और भी एक बेटी है ना। ममता जी पति की समस्या को महसूस करते हुए कहती हैं। नहीं ममता, तुम नहीं समझ रही हो। माही को तो जानती ही हो, अगर कहीं कोई चूक रह गई तो बेकार में उसे बहाना मिल जाएगा मुझे नीचा दिखाने का। आखिर हूँ तो सौतेला बाप ही ना। रमेश चिंतित भाव से पत्नी से कहते हैं। तो वह परेशान होने लगती है पति की समस्या को जानकर। तो क्या उसके लिए आप अपने आप को तकलीफ़ देंगे? मैं माही से बात करूँगी, कोई दूसरा शादी का हॉल देख लेते हैं जो कम बजट का हो। ममता जी पति रमेश से विमर्श करते हुए कहती हैं। तो रमेश ना में मुंडे हिलाते हैं। नहीं ममता, मैंने कहा ना, कोई ना कोई इंतज़ाम तो हो ही जाएगा, तुम फिक्र मत करो। रमेश पत्नी को दिलासा देते हुए कहते हैं। तो ममता जी चिंतित होती है। 4 लाख रुपए मायने रखते हैं रमेश, जो कि सिर्फ हॉल के बुकिंग के लिए बहुत है। क्या शादी में कुछ और नहीं देना पड़ेगा? नहीं, मैं माही से बात करूंगी कि कोई और हॉल देख लेते हैं, ये हमारे बजट का नहीं है। ममता जी चिंतित हुए होते पति से कहती हैं। तो रमेश चिंतित सा कुछ सोचने लगते हैं। मम्मी, आप लोगों को मेरी शादी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। माही दरवाजे के पास खड़ी उनसे कहती है। उसके चेहरे पे सख्तीपन है। मम्मी और पिताजी हड़बड़ा जाते हैं, जैसे दोनों को की कोई चोरी पकड़ी गई हो। मेरे पापा ने अब तक मेरी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखा है और उन्हीं के बलबूते पर मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाई हूँ। तो मैं अपनी शादी का सारा बजट अकेले ही उठाने वाली हूँ, तो किसी को चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। माही हॉल पे आते हुए सख्तीपन से कहती है। तो दोनों उसे आश्चर्य से देखने लगते हैं। माही, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था, हम तो बस ये कह रहे थे कि एक दिन के लिए 4 लाख रुपए देना कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। मम्मी जी बेटे माही को समझाने की कोशिश करती हैं। तो माही आश्चर्य से अपना माथा चढ़ा लेती है, जैसे उसे मम्मी की बातों से कोई लेना देना ना हो। हाँ बेटा, शादी तो हम ही करने वाले हैं, बस कुछ डिस्कस कर रहे थे। तुम्हारी शादी उसी हॉल से होगी। सौतेले पिताजी अपनी बात रखते हुए उसे कहते हैं, ताकि उसे बुरा ना लगे। तो माही उन्हें हैरानी से देखने लगती है। मम्मी, मैंने कहा ना, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और ये मैं आप लोगों को नीचा दिखाने के उद्देश्य से नहीं कह रही हूँ। मेरे पास पैसे हैं और पापा का कराया हुआ FD मैंने तोड़ दिया है, सब अच्छे से हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइए। माही ने सहजता से मम्मी की तरफ देखते हुए कहा। तो वह उसे हैरान से देखे जा रही थी। पिताजी भी उसे आश्चर्य से देख रहे थे। लेकिन माही, तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी तो मेरी है ना, ये शुभ काम मुझसे मत छीनो। देखना, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा शादी में,
सब बहुत धूम धड़ाके से हो जाएगा। सौतेले पिताजी माही को बहलाते हुए कहते हैं तो माही उन्हें अजीब नज़र से देखती है, जैसे उन्हें वाकई में माही की खुशियों की परवाह हो। माही को यकीन नहीं हो रहा था। माही, पिताजी सही कह रहे हैं और इस घर की पहली शादी है, हम ही सब कुछ करेंगे, तुम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी पे कोई कमी नहीं होने दूंगी, देखना सब देखते रह जाएंगे। मम्मी जी भावुक होते हुए कहती हैं तो माही उन्हें प्यार भरी नज़र से देखने लगती है। शायद वह मम्मी की आंखों में अपने लिए प्यार देख रही हो, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। ठीक है मम्मी, पर प्लीज़ कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताएं, आखिर मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ और आप लोगों की परेशानी भी तो मेरी ही परेशानी है ना। माही आगे मम्मी और पिताजी की तरफ देखते हुए कहती है। फिर वह अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। मम्मी जी की आंख भर आती है। पिताजी हैरत से देखते हुए खड़े हैं। कमरे में आते ही माही सीधा बिस्तर पर लेट जाती है और वो रोने लगती है। अगर उसके पापा होते तो इस तरह के हिसाब किताब नहीं चल रहा होता, यूँ उसे बेगानों की तरह दिखावा नहीं करना पड़ता। किसी को मेरी खुशियों की नहीं बल्कि उसके शादी के बजट को लेकर चिंताएं की जा रही है। माही रोते हुए अपने आप में सोचती है। अब वह भी लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहती है, बस किसी कदर एक बार शादी हो जाए, तब तक वह किसी को कोई जवाब नहीं देगी। माही मन ही मन सोचती है। तभी उसके मोबाइल पे विवेक का मैसेज आता है। कल शॉपिंग के लिए चलना है, मेरी मम्मी दीदी भी आ रही हैं, तैयार रहना पहले इम्तहान के लिए। माही मुस्कुरा देती है मैसेज पढ़कर। ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। माही मैसेज के जवाब में लिखती है तो तुरंत विवेक का दोबारा मैसेज आता है। तुम मेरी गुलाम नहीं हो माही, तुम्हारी अपनी मर्जी भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मैं अपने आप को देता हूँ। मैसेज पढ़कर माही दुखी सी हो जाती है। वह लिखना चाहती थी कि फिर मेरे पापा को क्यों मेरी शादी में नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन वह लिख ना सकी और फिर आगे उसके जवाब में कोई मैसेज नहीं किया। वह कुछ सोचने लगी अपने पुराने दौर को, जब वह विवेक से मिली थी। वह उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन अब तो वह उसे समझ भी नहीं पाता है। माही पुराने ख्यालों में डूबी हुई सोच रही थी, तभी किसी अनजान नंबर से फ़ोन आता है। घंटी बज रही है। माही का ध्यान टूटता है और कॉल रिसीव होता है। हेलो, माही ने धीरे से फ़ोन उठाते हुए कहा। बेटा माही, मैं बोल रहा हूँ, कैसे हो बेटा? फ़ोन पे किसी अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज़ आ रही थी तो माही चौंक पड़ी। कौन? तो माही ने चौंकते हुए पूछा तो फ़ोन पे किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी धड़कन बढ़ जाती है, जैसे उसका दिल कह रहा हो कि इस आवाज़ को उसने पहले भी सुना है। बेटा, मैं पापा बोल रहा हूँ। फ़ोन पे माही के पापा ने जवाब में बड़ी उत्सुकता से कहा तो मानो माही के जहन में बिजली लौट गई हो। वो संदेह सच साबित हुआ। पापा आप? तो माही भावुक होते हुए फ़ोन पे उनसे बातें करने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने सालों बाद पापा ने फ़ोन किया है, जिसकी आवाज़ सुनने के लिए वह तरस गई थी। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।